नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त की सपा के घर से आ रही बहुत बड़ी खबर, करहल सीट को लेकर बहुत बड़ी खबर आपको बता दें। अखिलेश यादव ने करहल से इस्तीफे के बाद ये बड़ी अपडेट, करहल सीट से तेज प्रताप यादव सपा के प्रत्याशी होंगे। करहल सीट से तेज प्रताप यादव को उपचुनाव लड़ाया जा सकता है, तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, आज ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने विधायकी से इस्तीफा दिया, क्योंकि कन्नौज से सांसद वो बने हैं, जिसके बाद विधायकी उन्होंने छोड़ दी। केंद्र की राजनीति में सक्रिय होने की उन्होंने ठान ली है। इसी को देखते हुए, क्योंकि अब करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव इस्तीफा दे चुके हैं, तो करहल सीट खाली हो चुकी है। इसको देखते हुए अखिलेश यादव, ये बड़ी खबर आपको बता दें, करहल सीट से अखिलेश यादव तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बना सकते हैं। तो करहल सीट से तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे, करहल सीट से तेज प्रताप यादव दावेदारी पेश कर सकते हैं। आपको बता दें, करहल समाजवादी पार्टी का गढ़ है और आज तक कभी भी भारतीय जनता पार्टी यहां कमल नहीं खिला पाई है। तो ज्यादा जानकारी के लिए स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी में हलचल पूरी तरह से तेज है, लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद अखिलेश यादव ने विधायकी से इस्तीफा दिया और अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि तेज प्रताप यादव को करहल सीट से उपचुनाव लड़ाया जा सकता है। क्या जानकारी इसको लेकर आपके पास? रिया डंगवाल जी, करहल सीट पे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस्तीफा दे दिया है। अब वो देश की राजनीति करेंगे। डिम्पल यादव और अखिलेश की जोड़ी का जो धमाल है वो संसद में देखने को मिलेगा। इसी के साथ अब करहल सीट पर उपचुनाव होने की भी पूरी संभावना है। एकदम तय हो चुका है कि उपचुनाव होगा और इस बात की पूरी संभावना है कि मुलायम परिवार का कोई सदस्य जो है वो प्रत्याशी होगा। और सबसे ज्यादा चर्चा में जो नाम है वो तेज प्रताप यादव का है। तेज प्रताप यादव अखिलेश यादव के चचेरे भाई बताए जाते हैं। इनका नाम चर्चा में चल रहा है करहल विधानसभा में। अनिल जी, जिस तरह से दूसरी तरफ क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो भी खाली हुआ है, आपसे सुबह भी बातचीत हुई थी जब आपने बताया था कि शिवपाल सिंह यादव का नाम वहां पर चर्चाओं में है। अब यहां से करहल सीट से तेज प्रताप यादव का नाम, बीजेपी के लिए यहां पर कितनी बड़ी चुनौती, क्योंकि करहल एक ऐसी सीट है जहां पर आज तक बीजेपी कमल नहीं खिला पाई है। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि किस तरह से लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को दिक्कतों का सामना करना पड़ा और मुंह की खानी पड़ी। देखिए रिया जी, भारतीय जनता पार्टी करहल, ठीक है अनिल जी, आपको रोकना चाहूंगी हमारे साथ। ठीक है जी अनिल जी, आप बात पूरी करिए। देखिए, करहल सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनौती खड़ी कर सकती है समाजवादी पार्टी के लिए। रिया जी, आपको बता दें कि पिछले 30 सालों से इस सीट पर जो है समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। समाजवादी पार्टी की चाहे बहार रही हो या पतझड़ रहा हो, लेकिन करहल सीट पर पार्टी नहीं दौड़ी है। अब सोवरन सिंह यादव लंबे समय तक यहाँ विधायक रहे, मुलायम परिवार का दबदबा है यहाँ पर। इसी के चलते अखिलेश यादव ने जो है सबसे तेज सीट चुनी थी करहल, जिससे वहाँ पर अधिक मेहनत करनी पड़े। भारतीय जनता पार्टी उनकी घेराबंदी न कर पाए। नतीजा हुआ कि बड़ी आसानी से 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव विधानसभा पहुंच गए। लेकिन एक बार फिर कसौटी पर उपचुनाव में फिर, ठीक है, माफी चाह रही हूँ अनिल जी, आपको रोक रही हूँ। हमारे साथ सपा विधायक अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। जी धन्यवाद। अखिलेश जी, क्योंकि अखिलेश यादव ने क्योंकि विधायकी से इस्तीफा दे दिया है, करहल सीट खाली हो चुकी है। करहल सीट को लेकर चर्चाएं हैं कि तेज प्रताप यादव जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। अब नई परिस्थितियों में राष्ट्रीय अध्यक्ष का राष्ट्रीय राजनीति में महत्व बढ़ा है और जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं। रहा करहल का सवाल, तो इस्तीफा दे रहे हैं तो करहल में उपचुनाव होगा ही। तो ये पार्टी नेतृत्व के लोग तय करेंगे वहां से कौन उम्मीदवार होगा। लेकिन जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष का पद खाली है और अब शिवपाल सिंह यादव का नाम वहां पर चर्चाओं में है, क्या लगता है अखिलेश जी
क्या तेज प्रताप यादव को मौका दिया जाएगा करहल से? ये राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है तय करना, और हमारे यहाँ कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है, बल्कि पार्टी चुनाव लड़ती है। तो पार्टी जिसे भी तय करती है, तेज प्रताप को तय करती है, अन्य किसी को तय करती है, कोई भी रहेगा करहल से चुनाव जीत के आएगा। जिस तरह से अखिलेश जी हमने देखा लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला, भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से मुंह की खानी पड़ी, क्या लगता है अब की बार करहल में किस तरह से चुनौती, क्योंकि बीजेपी आज तक कमल यहां नहीं खिला पाई है? ये करहल ही नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में मुझे लगता है कि 10 स्थानों पर उपचुनाव होंगे और सभी स्थानों पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी और मुंह की खानी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को। कम से कम आप लोगों ने माना तो समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन सबसे बेहतरीन रहा, और ना कहा कोई गिनता था मीडिया के लोग समाजवादी पार्टी को लड़ाई, तो आप लोगों ने माना, हम लोगों के लिए अच्छी खबर है ये। और हर स्थान पर पार्टी बेहतरीन ढंग से मैदान में उतरेगी और हमारे उम्मीदवार जीत के आएंगे। नहीं, लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा, खासकर उत्तर प्रदेश में, आपको नहीं लगता अब 2027 की जो तैयारी है बीजेपी और कड़ी करेगी? अब उनके झटके का कार्यक्रम शुरू हो गया, अब झटका दर झटका ही लगना है, इसलिए कि उत्तर प्रदेश की जनता ने संविधान, आरक्षण और लोकतंत्र बचाने के नाम पर वोट किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूरा समाज, पूरी जनता नाराज है, इनकी जन विरोधी नीतियों के चलते लोग नाराज हैं और सरकार बदलना चाहते थे। चलिए भाई, जादुई आंकड़े से इनकी सरकार तो बन गई, लेकिन जनता ने इनकी सरकार नहीं बनाई है। एमपी लोगों ने जादुई आंकड़े में इनकी सरकार बन गई गठबंधन बना करके। लेकिन जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष का पद अखिलेश यादव ने यहां पर छोड़ दिया है, विधायकी से भी इस्तीफा दे दिया है, केंद्र की राजनीति में आना चाह रहे हैं, और 2027 में जो है यूपी में फिर से विधानसभा चुनाव है, तो क्या रणनीति के तहत ये कदम, क्या रणनीति आगे समाजवादी पार्टी की? ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिसको इतना आप लोग जोर देके पूछ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि नेता प्रतिपक्ष की जगह खाली हुई है तो कोई ना कोई नेता प्रतिपक्ष बनेगा, और हमारे पार्टी में बैठ करके लोग तय कर लें, किसी ने इसको ये जिम्मेदारी देने की जरूरत है, इसलिए कि हमारे पार्टी में तमाम वरिष्ठ लोग हैं, किसी को भी मिलेगा अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा और यह फैसला पार्टी नेतृत्व को करना है। नहीं, लेकिन जैसे यूपी में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा, और जिस तरह से अखिलेश यादव ने भी अब कन्नौज से सांसद बने रहने का निर्णय यहां पर लिया है, और प्रदर्शन इतना अच्छा कि देश भर में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी जो सांसद लाई है वो समाजवादी पार्टी बनकर उभरी है, आगे क्या रणनीति? इसके लिए तो हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का लगातार विस्तार हो रहा है और तीसरा स्थान हमें पार्लियामेंट के अंदर मिला है, और वह कन्नौज से एमपी बन करके दिल्ली की पार्लियामेंट से भी उत्तर प्रदेश की देखभाल करेंगे और लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। अगर करहल सीट से तेज प्रताप यादव चुनावी ताल ठोकते हैं, क्या लगता है आपको कितनी मुश्किल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए? भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई भी रहेगा मुश्किल रहेगा वहाँ, वो तेज प्रताप यादव हो या कोई व्यक्ति हो, समाजवादी पार्टी का कोई उम्मीदवार रहेगा उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल है। वो करहल समाजवादियों की सीट है, समाजवादी जीत वहां से आएंगी, रहा कि कोई भी रहेगा उसका हम लोग स्वागत करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। सीधे एक बार स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी का रुख कर लेते हैं। अनिल जी, जिस तरह से हम बात ही कर रहे थे कि करहल में आज तक भारतीय जनता पार्टी कमल नहीं खिला पाई है, उसके बाद जिस तरह से चर्चा है कि तेज प्रताप यादव चुनावी ताल ठोक सकते हैं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी मुश्किल है? देखिए रिया जी, अगर हम बात करें कि मैनपुरी जनपद और मैनपुरी जनपद में करहल विधानसभा, अगर हम पुराने इतिहास को देखते हैं तो इस सीट पर गैर कांग्रेस और गैर भाजपा का दबदबा रहा है। पिछले 30 सालों से समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। इस सीट पर सत्यापी मायने नहीं रखता है, इस सीट पर साइकिल निशान मायने रखता है। सत्यापी कोई भी हो, पिछले 30 सालों से समाजवादी पार्टी ही जीतती रही है। रही बात बाय इलेक्शन की, तो चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो बड़ी चुनौती खड़ा कर सकती है समाजवादी पार्टी के गढ़ को ढहाने के लिए, लेकिन वो एक बड़ा चैलेंज है भारतीय जनता पार्टी के लिए। वैसे उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं
जिसको लेकर के फिर एक बार समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में करारी टक्कर होने की उम्मीद नजर आ रही है। अनिल जी, जिस तरह से 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा, और इस बात का एक और एग्जाम्पल हमारे सामने फिर से लोकसभा चुनाव है जिसमें बेहतरीन प्रदर्शन, और भारतीय जनता पार्टी को काफी झटका जो है सबसे बड़ा वो यूपी से ही लगा। क्या माना जाए आगे किस तरह से बीजेपी की रणनीति, किस तरह से आखिर समाजवादी पार्टी को काउंटर यहां पे किया जाएगा? देखिए रिया जी, पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश की सियासत में दबदबा है। 10 सालों में पहली बार समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को झटका दिया है। लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतकर और कांग्रेस को 6 सीटें जितवा कर समाजवादी पार्टी ने भाजपा पर बढ़त बना ली है। लेकिन ये पक्का नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये सियासत है, ये बढ़त बरकरार रहेगी या फिर समाजवादी पार्टी जो है फिर जो है शिकस्त झेलनी पड़ेगी, इसको अभी पक्का नहीं कह सकते हैं। फिलहाल जिस तरह से समाजवादी पार्टी का मनोबल और रणनीति कामयाब हुई है, उससे जो है भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लगा है। अनिल जी, साथ ही क्योंकि अब लोकसभा चुनाव तो निपट चुके हैं, संपन्न हो चुके हैं, अब यूपी की बात करूं तो 2027 पर सभी की निगाहें। ऐसे में जिस तरह से अखिलेश यादव ने विधायकी छोड़ केंद्र की राजनीति में आने का निर्णय लिया, किस तरह से इस निर्णय को देखें? देखिए रिया जी, जिस तरह से जो सफलता मिली है यहाँ पर समाजवादी पार्टी को, वो एक गठजोड़ की रणनीति रही है। कांग्रेस के साथ जब समाजवादी पार्टी ने गठजोड़ किया और इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनी समाजवादी पार्टी, राहुल और अखिलेश का एक जोड़ी निकली उत्तर प्रदेश में, और विपक्ष भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये तंज किया गया कि ये 2 लड़कों की जोड़ी ये फिर एक बार फ्लॉप हो जाएगी, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में राहुल अखिलेश की जोड़ी ये फ्लॉप हो चुकी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। तो अगर देश की राजनीति में अखिलेश यादव जाते हैं तो उम्मीद इस बात की जताई जा रही है कि 2027 का चुनाव भी जो है वो एक गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी लड़ सकती है, कांग्रेस के साथ जो है एक बार फिर कदम ताल कर सकती है, और उससे जो है बड़ा जो गठजोड़ बनाने में मदद मिलेगी, क्योंकि राहुल गांधी भी दिल्ली की राजनीति करेंगे और अखिलेश यादव भी उनके साथ। अनिल जी, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बेहतरीन जीत यहां पर समाजवादी पार्टी को मिली, 37 सीटें उन्होंने अपनी झोली में करी, मनोबल हालांकि बड़ा होगा, आगे क्या माना जाए जो ये बड़ा हुआ मनोबल है ये कितना फायदा पहुंचाएगा? देखिए बेशक रिया जी, ये लोकसभा चुनाव 2027 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल था, लेकिन फिर एक और सेमीफाइनल होने जा रहा है, जो बाय इलेक्शन होगा उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर। जो सांसद चुने गए हैं उनकी सीटें खाली हुई हैं, उसमें कुछ सीटें समाजवादी पार्टी की हैं और कुछ सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी की हैं। तो एक बार फिर कड़ा मुकाबला होने जा रहा है, और इस जोर आजमाइश में जो बाय इलेक्शन की जो आजमाइश है उसमें काफी कुछ साफ हो जाएगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी है डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है, योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं, एक्शन पर एक्शन कर रहे हैं, लिहाजा दोनों तरफ से प्रयास किया जा रहा है। समाजवादी जहां बढ़त बरकरार रखने के लिए चुनौती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने जो है पुराने प्रदर्शन को फिर वापस जाने की चुनौती है। बिल्कुल अनिल जी, जिस तरह से जो यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उस पर सभी की निगाहें रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे, बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर, जोशीमठ का नाम बदल दिया गया है। तो जोशीमठ का नाम अब ज्योतिर्मठ होगा, ज्योतिर्मठ के नाम से जोशीमठ को जाना जाएगा। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, बद्रीनाथ के पास बसे जोशीमठ का नाम अब बदल दिया गया है। जोशीमठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ रख दिया गया है। ज्योतिर्मठ के नाम से अब जोशीमठ जाना जाएगा। तो कई सारे जगहों के नाम बदले गए थे, उसी कड़ी में अब उत्तराखंड के जोशीमठ का नाम भी बदल दिया गया है। जोशीमठ को अब ज्योतिर्मठ के नाम से जाना जाएगा। तो जोशीमठ का नया नाम ज्योतिर्मठ रख दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए जोशीमठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ रख दिया है।
ज्यादा जानकारी के लिए सीधे अभय कैंतुरा का रुख करेंगे, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, जिस तरह से जोशीमठ का नाम बदलकर अब ज्योतिर्मठ रख दिया गया है, क्या जानकारी? देखो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले दिनों ये कह सकते हैं कि जोशीमठ के नाम बदलने की घोषणा यहाँ पर करी थी, जिसमें जो स्थानीय लोग थे जिनकी मांग थी कि ये जोशीमठ जो शहर है, जो जोशीमठ नाम से प्रचलित है, उसको ज्योतिर्मठ के नाम से यहाँ पर रखा जाए, क्योंकि यहीं पर ही आदि गुरु शंकराचार्य ने तपस्या अपनी की थी और उन्हीं के नाम से इस शहर का नाम जो जोशीमठ पढ़ने का काम यहाँ पर हुआ था। शुरू में जब इसे ज्योतिर्मठ के नाम से यहाँ पर बुलाया जाता था, प्रचलित था, तो धीरे धीरे उसमें कुछ बदलाव यहाँ पर देखने को मिले थे और उसके बाद ज्योतिर्मठ की जगह पर जोशीमठ के नाम से ये शहर जाना जाने लगा था। और लोकसभा चुनाव से पहले जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उस चमोली जनपद का दौरा किया था, जोशीमठ में उनकी चुनावी जनसभा यहाँ पर हुई थी, रोड शो हुआ था, तो उस दौरान स्थानीय जनता ने मांग वहां पर की थी कि जो इस शहर का प्राचीन जो नाम है उसी नाम से इस शहर को जाना जाए, और ये मांग उनके द्वारा मुख्यमंत्री के सामने रखी गई थी। मुख्यमंत्री ने तब इसकी लेकर यहाँ पर घोषणा की थी, जिस पर अब वास्तविक अमले की तरफ से पूरी संस्कृति यहाँ पर मिल चुकी है, आदेश जारी हो चुके हैं और अब जोशीमठ शहर का नाम ज्योतिर्मठ के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि ये शहर अपने प्राचीन संस्कृति को लिए हुए है। यहाँ पर प्राचीन मान्यताएं यहाँ पर हैं और जब आदि गुरु शंकराचार्य दक्षिण से उत्तर की ओर जब चला करते चले थे, तो यहीं पर जोशीमठ के पास में ही जो कल्प वृक्ष है, यहीं पर उनके द्वारा यहाँ तपस्या की गई थी, जहाँ पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था और उसी के बाद से वहां पर उनकी तरफ से ये कह सकते हैं कि वहां पर मठ की स्थापना की गई थी। आज भी शंकराचार्य का मंदिर वहां पर मौजूद है, लोग वहां पर जाते हैं। तो ऐसे में स्थानीय लोगों की यही मांग थी कि जो प्राचीन मान्यता है उनको बरकरार रखा जाए, ताकि उत्तराखंड के जो प्राचीन संस्कृति है उसको वापस संरक्षित करने का काम किया जा सके। जी, यानी स्थानीय लोगों की मांग भी थी, जिसके बाद ये निर्णय यहाँ पर लिया गया है, जोशीमठ को उसका पुराना नाम ज्योतिर्मठ दे दिया गया है। अभी जिस तरह से ये नाम बदला गया है, लोगों की कैसी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लोगों में कितनी खुशी? टिपिकल ये कहा जा सकता है कि स्थानीय लोग इस समय काफी खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो वायदे उनसे कर रहे हैं वो वायदे पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। धरातल पर उन सभी वायदों पर काम यहाँ पर हो रहा है और जो स्थानीय जनता की जो मांग है उन मांग के अनुरूप जो धामी सरकार है वो चलने का काम यहाँ पर कर रही है। शहरों के नाम बदलने के नाम, यानी जो उत्तराखंड की जो प्राचीन जो मान्यताएं हैं, जो पौराणिक संस्कृति यहाँ की रही है, उसको संरक्षित करने का काम उनकी तरफ से किया जा रहा है। और अगर किसी शहर का नाम प्राचीन किसी ऋषि मुनि के आधार पर बसा हुआ था, उसके नाम से जाना जाता था, तो वापस उसे मूल स्वरूप से लाने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। यही वजह कि अब जो ज्योतिर्मठ का नाम यहाँ पर रखा गया, जोशीमठ का नाम बदलकर अब ज्योतिर्मठ होगा और उसको लेकर थोड़ी बहुत जो परेशानियां वो कही जा सकती है कि अभी तक जो डॉक्यूमेंट है जो शहर को जोशीमठ के नाम से जानता है, कुछ समय उसको पहचानने में और चीजों को लेकर जरूर लग सकता है, लेकिन आने वाले समय में आदि गुरु शंकराचार्य के नाम के रूप में इसे जाना जाएगा, यह ज्योतिर्मठ के नाम से प्रचलित होगा। जी जी बिल्कुल, अब बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो वहीं मुजफ्फरनगर की महाभारत थमने का नाम नहीं ले रही है। आरएलजी व्यापार प्रकोष्ठ अध्यक्ष रोहित अग्रवाल को नोटिस इस दौरान जारी हुआ है। संगीत सोम को जयचंद कहने पर यह नोटिस जारी हुआ है। हाईकमान से मशवरे के बगैर ये वीडियो जो है वो जारी हुआ था, जिसके बाद सोम के बयान पर रोहित अग्रवाल ने वीडियो जारी किया। अनुशासन समिति के अध्यक्ष धर्मवीर बालियान का एक्शन, व्यवहार ना सुधारा तो पार्टी हाईकमान करेगा कार्रवाई। रोहित अग्रवाल को पहले इस दौरान चुनौती भी दी जा चुकी है और इस मामले पर चेतावनी भी दी जा चुकी है। तो मेरठ में महाभारत थमने का नाम नहीं ले रही है। मुजफ्फरनगर की महाभारत लगातार जारी है। आरएलजी व्यापार प्रकोष्ठ अध्यक्ष रोहित अग्रवाल को नोटिस इस दौरान जारी हुआ है। तो अनुशासन समिति और व्यवहार ना सुधारा तो पार्टी हाईकमान कार्रवाई करेगा। इस दौरान रोहित अग्रवाल का क्या कुछ कहना, आपको सुनवाते हैं। नेता राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में जैसे ही हुआ, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सुरक्षित हो गई थी पश्चिम उत्तर प्रदेश में, खास तौर से क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल का प्रभाव पूरे उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है, हरियाणा में है,
परंतु पश्चिम उत्तर प्रदेश में खासा मजबूती रखता है राष्ट्रीय लोकदल, और वहां पे एकमात्र विपक्ष भाजपा का था, वो राष्ट्रीय लोकदल था। और जब पक्ष विपक्ष एक साथ आ गए तो वो मजबूती होना स्वाभाविक था। माननीय जयंत चौधरी जी ने जिस सीट पे कदम रखा वो सारी सीटें एनडीए गठबंधन जीत गया। जैसे कि कुछ सीटों के मैं नाम ले दूं, बागपत, बिजनौर, मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, नोएडा, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, फतेहपुर सीकरी, आगरा, अलवर, बीकानेर, फरीदाबाद, जिस भी सीट पे माननीय जयंत चौधरी जी ने प्रचार किया उस सीट के ऊपर एनडीए गठबंधन जीत के आया। स्पेसिफिकली मुजफ्फरनगर सीट की अगर मैं बात कर लूं, जहां पे कुछ लोग अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण और अपनी निजी कुंठा के कारण राष्ट्रीय लोकदल के ऊपर कहीं ना कहीं इल्जाम लगा रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल उतना सहयोग नहीं कर पाया भारतीय जनता पार्टी का। सबकी सच्चाई यह है कि वहां पे भाजपा के खुद के कुछ जो नेता जिनको जनता ने 2022 में नकार दिया था, वो अपनी विधायकी भी हार गए थे। संगीत सोम जैसे नेता, उन्होंने जयचंद का काम किया और पूरी तरीके से उन्होंने खुल के विरोध किया भारतीय जनता पार्टी का, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरनगर में हारी। मुझे लगता है कि इन लोगों को अपनी स्वयं की समीक्षा करनी चाहिए। ऐसे जयचंद बन के आप अगर स्वयं की पार्टी को ही कमजोर करते हैं तो फिर धरातल पे आपका कोई अस्तित्व जनता छोड़ने वाली नहीं है। वहीं मोदी सरकार ने भले ही सरकार बनाकर कामकाज शुरू कर दिया हो, मगर सियासत गर्मी के मौसम में सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। तमाम रियायती मुद्दों पर बात की हमारे सहयोगी सादिक ने शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी से। सुनिए क्या कुछ कहा। हमारे साथ मौजूद हैं शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जी। मैम, जिस तरह से नीट को लेकर छात्रों में बहुत आक्रोश है, किस तरह से आप देखती हैं? ये बहुत दुखद है कि जो हमारे युवा वर्ग है, एक तरफ ग्रेजुएट होकर उनको रोजगार नहीं मिलते, दूसरी तरफ वो महीनों तक मेहनत करते हैं, सालों तक मेहनत करते हैं नीट की परीक्षा पास करने के लिए, इस उम्मीद में कि उनकी जो करियर चॉइसेस हैं वो उसको फॉलो कर पाएंगे। पर उनके साथ दुर्भाग्य ये है कि पेपर लीक इतना कॉमन हो गया है कि एक दिन पहले एग्जाम के पेपर लीक हो जाते हैं। ये जो पूरा इकोसिस्टम गैंग बना हुआ है, ब्रोकर से लेकर हॉस्टल्स, कोचिंग क्लासेस, कॉम्प्रोमाइज जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पेपर लीक के माध्यम से पैसा कमाते हैं, बच्चों के साथ खिलवाड़ करते हैं, युवाओं के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करते हैं। इस वजह से आज बच्चे आक्रोशित हैं। ग्रेस मार्क्स दे दिए जाते हैं, किसी को नहीं पता किस आधार पर ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। जो रैंकिंग आई है, रैंकिंग इतनी वियर्ड है। जो टॉपर्स हैं, 7 टॉपर्स एक ही सेंटर से हैं। सेंटर में ओवर क्राउडिंग है। एनटीए पे जब प्रेशर आता है तो एनटीए एक इन्वेस्टिगेशन अनाउंस करती है, अपने आप से पल्ला झाड़ देती है कि उनकी कोई गलती नहीं हुई है। इन्वेस्टिगेशन जो अनाउंस हुआ है, चेयरमैन वही हैं एनटीए के जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये तो चोर और कोतवाल जैसी सिचुएशन हो गई। मैंने हेल्थ मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर को ये लिखा है। मेरा पेपर लीक इतना कॉमन हो चुका है। जनता ने आपको एक बहुत बड़ा संदेश दिया है, आपको बहुमत से पीछे रखकर, कि अगर आप युवाओं की बात नहीं सुनेंगे, महिलाओं की बात नहीं सुनेंगे, किसानों की बात नहीं सुनेंगे, आम जनता की बात नहीं सुनेंगे, सिर्फ अपनी मन की बात करते रहेंगे, तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इससे भी आप अपनी भूल सुधार लो, वरना जनता आक्रोशित होकर रास्तों पे आएगी और आपको मजबूर करेगी। तो मैंने उनसे एक टाइम बाउंड मैनर में एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के माध्यम से इन्वेस्टिगेशन मांगा है और फिर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और जो इसके पीछे हैं उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया, उनको जेल की सज़ा हो, क्योंकि वो जो खिलवाड़ कर रहे हैं देश के भविष्य के साथ कर रहे हैं, युवाओं के भविष्य के साथ कर रहे हैं, यह हमें मंजूर नहीं है। मैम, जो दिल्ली में संकट चल रहा जल वाला, टैंकर माफिया पर अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाए हैं, उसे किस नज़रिए से देखती हैं आप? देखिए, इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीति के चलते आम जनता को तरसाया जा रहा है, उनको पानी से मजबूर किया जा रहा है। आप केंद्र सरकार ने, क्या ये सच्चाई नहीं है जो खुद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था कि सर्विसेज जो हैं दिल्ली के वो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, एलजी की जिम्मेदारी है। पर आपसी मतभेद में जो राज्य सरकार है और जो केंद्र सरकार है अपनी राजनीति चमकाने के लिए जनता को त्रस्त रख रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और बार बार सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर ये जो लॉक जैम है बहुत दुखद है। ये फिर से वही चीज़ दोहरा रहे हैं। और मुझे ध्यान आता है किस तरीके से कोविड के कार्यकाल में आपसी मतभेद को लेकर ऑक्सीजन सप्लाई की कमी होकर इतनी लोगों की जान गई थी दिल्ली में ही। फिर भी अगर सबक नहीं सीख रही और केंद्र सरकार बस मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रही है, ये तो और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैम, राहुल गांधी बनारस गए, उन्होंने कहा कि अगर प्रियंका गांधी यहाँ चुनाव लड़ती तो शायद जीत जाती। बिल्कुल सही कहा। जो मोदी जी को सिर्फ 1.5 लाख के मार्जिन से जीत हुई है, उससे ज़्यादा मार्जिन से तो केएल शर्मा जी की जीत स्मृति ईरानी के खिलाफ हुई है, और ये उनकी सफलता में विफलता है। ये बनारस की जनता ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया, और ये मैंने 6 महीने पहले भी कहा था जब अजय राय जी ने कहा था कि प्रियंका गांधी अगर खड़ी होंगी तो ये मोदी जी को हरा देंगी। और अब तो सही लग रहा है, कितने राउंड्स में अजय राय जी उनके आगे थे मोदी जी के।
फिर जाकर बच बचाकर पसीने छुटवाकर प्रधानमंत्री जी चुनाव जीते हैं। ये एक ओवर कॉन्फिडेंस दिखाता है। आप जनता के विवेक पर ना विश्वास करके अपने मन का जो अहंकार है उसके चलते आप वोट मांगने गए थे। जनता ने आपको सबक दिया है कि प्रधानमंत्री जी अभी भी हम आपको एक वार्निंग दे रहे हैं। अगर एक सशक्त मजबूत कैंडिडेट प्रियंका गांधी जी जैसा खड़ा होता तो मैं 2 लाख तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं, आई वुडंट बी सरप्राइज 4-5 लाख के मार्जिन से जीती, या शिवराज सिंह चौहान और अमित शाह के भी आंकड़ों को पार कर लेती हैं। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी जी, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से हमसे बातचीत की है। कैमरामैन सुशील बहल के साथ सादिक खान, इंडिया वॉइस, दिल्ली। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।